मानव रोग के बारे में देख रहे हैं और मानव रोग में ये टॉपिक है फिर विषाणु जनित, जिसको हम बोलेंगे वायरस या वायरल। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम आप लोगों ने देखे हैं, कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से हो रहे थे। बैक्टीरिया किस प्रकार का बैक्टीरिया है या कोशिका है? कोशिका ही है, एक कोशीय जीव जिसको कहेंगे। वैसे ही हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस पहले होता क्या है उस पर देख लेंगे। वायरस की मुख्य बात ये है कि ये अकोशिकीय असेलुलर सूक्ष्मजीव होते हैं, और उसमें जो सूक्ष्मजीव था वो कैसा था? प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव के रूप में उसको मानते हैं। और जितने भी वायरस होंगे, विषाणु की खोज और जीवाणु की खोज किसने की थी? आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, किसने किया था? वायरस की खोज किसने की थी? ये आप लोग लिखेंगे कहीं, वायरस की खोजकर्ता और बैक्टीरिया की खोजकर्ता। जितने भी जीवित कोशिकाएं होते हैं उनमें वायरस क्या करता है? अपने हिसाब से प्रतिलिपि बनाता है, प्रजनन करता है। और डीएनए या फिर आरएनए में भी ये जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उसी में ये इस रूप से मिलते हैं। डीएनए आरएनए में भी ये पर्याप्त रूप से वायरस पाए जाते हैं, ताकि जिससे क्या होगा, आने वाले जो पीढ़ी होंगे, गुणसूत्र होंगे, उसमें इसका प्रभाव दिखता है। जब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे तो उसमें हम बैक्टीरिया के लिए क्या उपयोग कर रहे थे? एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक उपयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम इस पे आएंगे वायरस वाले में, तो वायरस में आप कितना भी एंटीबायोटिक खा सकते हैं, आपका शरीर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है टीकाकरण ही सबसे ज्यादा कारगर होता है। और एंटी वायरल दवाई खाना है, ना कि एंटीबायोटिक्स खाना है। इसीलिए सामान्य ज्ञान के हिसाब से आपको तबीयत खराब है, खांस रहे हो, छींक रहे हो, या उसके सिम्टम्स क्या है उस हिसाब से आप दवाई उपयोग करते हो। तो इसमें इलाज का जो तरीका होगा, वो जो वायरल है, वायरस के हिसाब से एंटीवायरल लेना है, और उसमें बैक्टीरिया के हिसाब से एंटीबायोटिक लेना है। तो आखिर अब किस किस तरीके से बीमारियां होती हैं मानव में, और कौन से वायरस उस बीमारी का कारक होता है, जिम्मेदार होता है, और उसके इलाज की क्या क्या संभावनाएं होती हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, कौन सा? डेंगू फीवर। ये मच्छर है, मच्छर के काटने से डेंगू होता है। कौन से मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ये बस आपको डेंगू में प्रथम दृष्टया पढ़ना होता है। तो हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि क्या वाहक होते हैं या क्या इसके कॉज होते हैं, रीजन होते हैं। हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, कुछ मच्छर के काटने से डेंगू भी होता है ना। तो डेंगू का जो कारक है या वाहक है उसको बोलते हैं, हिंदी में कभी कभी ऐसा लिखेगा एडिस एजिप्टी मच्छर। ये हिंदी में ऐसा लिख के आता है, ये डेंगू का मुख्य कारण होता है। डेंगू एक प्रकार का वायरल बुखार है। क्या लक्षण होंगे इसमें? शरीर में तेज बुखार आता है, आंखों के पीछे दर्द, और आपकी आंखें सामने हैं, आंखों के पीछे दर्द का अनुभव आप लोग कर सकते हैं। जैसे आंख है तो उसके अंदर एक दर्द होगा, चुभन होगा। हड्डी तोड़ शरीर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा बुखार, अकड़न वाली बुखार होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेंगू में जो हमने पढ़ा है, किसकी कमी होगी? प्लेटलेट्स की कमी होती है। एक ऐसा बुखार जिसमें ऐसा वायरस जो अटैक कर लेता है शरीर के प्लेटलेट्स को खत्म कर देता है। प्लेटलेट्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? प्लेटलेट्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाता है ना। अब प्लेटलेट्स की कमी किसके कारण से होती है? शरीर में डेंगू के वायरस कमजोर कर देते। इसी कारण से जब शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो, डेंगू हो, तो ऐसे में आपको ब्लड के साथ प्लेटलेट्स का ही बॉटल चढ़ाया जाता है।
सामान्य अगर उपचार देखें तो सामान्य उपचार अधिकतर अभी जो भी प्रश्न बन रहे हैं किसी बीमारी का कारक या वाहक पूछा जा रहा है तो फटाफट कारक वाहक लिख करके आप इलाज इलाज तो अपने हिसाब से करना नहीं है, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा होने से आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आता है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए, यही पहला अभी एक इसमें टॉपिक है। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। जब कुछ हो जाए तो प्राथमिक उपचार आप क्या करते हो? साइंस पर्यावरण में नया जुड़ा हुआ है ना, और उसी को भी आज करेंगे। ओआरएस का घोल पिलाना चाहिए ताकि शरीर में किसकी मात्रा? पानी की मात्रा कम ना हो, प्रचुर मात्रा में लिक्विड। और एक लिखा था कि ये पैरासीटामोल का टेबलेट समान रूप से लेना चाहिए। उपचार से ज्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को? बच रोकथाम, आखिर हो ही मत। डेंगू के लिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, अभी बरसात का समय है तो ये जो इमेज दिख रहा होगा, किसी भी खुले बाटल में जल भराव नहीं होना चाहिए, किसी बर्तन में बाहर लंबे समय तक टाट में ऐसे गमले में पानी नहीं होना चाहिए, इससे मच्छर पनपते हैं। और मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक तो एनाफिलीज वाला होता है और एक ये वाला जिससे हम गंभीर प्रकोप से आज पूरा छत्तीसगढ़ भारत जूझ रहा है। दुर्ग और रायपुर डेंगू प्रकोप में छत्तीसगढ़ में अग्रणी क्या है? जिला है। और पूरे भारत में देखा जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू मिलता है, क्योंकि एक बार हो गया तो वायरस धीरे धीरे चला जाता है। ये है, ये मादा इजिप्ट मच्छर, आराम से खून पी करके इजिप्टी, है ना, एनाफिलीज नहीं है, एडिस इजिप्टी मच्छर है ये। दूसरा HIV, इसका भी वायरस का नाम लिखेंगे और कारण बचाव पर आप लोग देखेंगे। शरीर का सेल है और आप लोगों ने उस पर पढ़ते समय एक चीज पढ़ा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ब्लड पढ़ रहे थे, जिसमें RBC WBC हमने पढ़ा था। WBC में एक था टी सेल, है ना, टी सेल को ही ये डैमेज करता है। तो इसका वायरस है ह्यूमन, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस ही बोल देता है सीधा बात, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 4 प्रकार से ये होता है। ये आपको ऑप्शंस में चारों प्रकार को पूछा जा सकता है कि कैसे होता है। असुरक्षित यौन संबंध से, किसी HIV संक्रमित व्यक्ति को ब्लड अगर वहां से निकाल लिया गया उसके शरीर से, किसी दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ा दिया गया तो उसको भी हो सकता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसको कोई इंजेक्शन उपयोग कर लिया गया है, उसी इंजेक्शन को किसी अन्य व्यक्ति में भी उपयोग कर लिया गया तो उसके वायरस HIV वायरस जो है उस पर चला जा सकता है। और गर्भवती माता अगर उस HIV से पीड़ित है तो बच्चे को भी HIV होने की संभावनाएं होती हैं। प्रबंधन ART एंटीवायरल थेरेपी के माध्यम से अभी इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से कारण क्यों होता है, उसके मुख्य वायरस का नाम क्या है, और ये जो पूछा गया था ये किस सेल को, वो फाइनली टी लिम्फोसाइट्स जो पढ़े थे आप लोग, लिम्फोसाइट्स देखे थे WBC में, तो टी लिम्फोसाइट्स भी इसी का टेस्ट टी लिम्फोसाइट से किया जाता है कि कितना ये है उसके वायरस का इमेज से तो ज्यादा काम नहीं है। लिख लिया गया? जल्दी जल्दी इसको मैं रिपीट करूंगा आप लोगों से, ओरल मतलब मौखिक प्रश्न पूछूंगा तो आपको बताना है और यही सामान्य है। और ये है रेबीज, अगला जो होता है वायरस से होने वाले में रेबीज। रेबीज किससे होता है? हाँ, लेकिन आप ध्यान रखें केवल कुत्ते के काटने से ही रेबीज नहीं होता है, बंदर अगर काट दे तब भी रेबीज किसी व्यक्ति को हो सकता है या होता है। तो रेबीज का जो इलाज है उसके लिए जैसे ही किसी व्यक्ति को रेबीज होता है तो उसको तत्काल रेबीज का एंटी रेबीज टीका लगाया जाता है और कहा जाता है कि 14 इंजेक्शन लगता है पेट में। आप लोग अगर किसी इससे संक्रमित होंगे तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को किसी कुत्ते ने काटा है क्या, बंदर ने काटा है क्या? नहीं काटा है। तो किसी को भी काटे होंगे तो देखे होंगे कि उनको रेबीज का टीका बोला जाता है, रेबीज का इंजेक्शन या टीका लगा दिया जाता है। इसमें एक लक्षण होता है कि जो भी व्यक्ति को अगर कुत्ते ने या बंदर ने काट लिया तो उसको एक लक्षण दिखाई देगा, पानी से डर। किसी व्यक्ति को पानी से डर लग रहा है मतलब उसको होता है हाइड्रोफोबिया।
उपचार के लिए क्या करते हैं, ARV, एंटी रेबीज वायरल टीका, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन। रेबीज आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, जल्दी जल्दी अगर आपको ध्यान देना होगा तो किससे क्या होता है, एक एक करके। रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से। प्रश्न लेकिन सीधे सीधे तौर पर ये नहीं होगा, आपको ये दे दिया जाएगा बहुत सारे वायरस से होने वाले रोग जिसमें रेबीज भी शामिल रहेगा, तो सिंपल प्रश्न हो गया कि आपको उसको हटाना है। दूसरा चीज ये होता है कि आपको एक हाइड्रोफोबिया जो डिसीज है, पानी से डर, हाइड्रोफोबिया होता है पानी, कुत्ते लोगों को पानी से डर लगता है, बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, अगर सही समय पे वैक्सीन नहीं लगा तो एक इंसान कुत्ते के जैसे व्यवहार भी करने लग जाता है। एक होता है वायरस से ही होने वाला है पोलियो, इसका पूरा नाम है पोलियो वायरस। ये किससे संबंधित है, पोलियो वायरस संबंधित है नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा, बहुत लोग गांव में दो चार दिखी जाते थे कि पोलियो से ग्रस्त हो, कोई बच्चा हाथ से है, कोई चेहरे से है, तो उस हिसाब से आपके समय में पोलियो मुक्त अभियान के लिए बहुत सारे टीकाकरण कार्यक्रम या फिर गर्भवती माताओं को भी पोलियो का वैक्सीन लगाया जाता है, बहुत ज्यादा ये बढ़ रहा था। और अब तो ऐसी स्थिति होगी, कुछ कुछ जो देश हैं भारत में, भारत पूरे विश्व में पोलियो मुक्त देश भी घोषित हो गया है। OPV सुने हैं, OPV किया जाता है, OPV क्या है भाई बताओ। बताइए, एक फोन आया है, थोड़ा देख लेता हूँ। नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ये कहीं भी कोई भी जगह लिख लीजिए, किस कौन सा डिजीज किस शरीर के किस अंग को डैमेज कर सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए सेकंड प्रश्न है। पहला एक किस्सा होगा वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, दूसरा होगा उसके वायरस के नाम, और तीसरा ये स्थिति होती है कि कौन सा वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है और रिविजन करते ही रहना है। OP होता है ओरल पोलियो वायरस। जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है, तो पल्स पोलियो अभियान में जो वायरस के लिए बचाव के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है ना, वैक्सीन, वायरस बोलते हैं वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद पिलाया जाता है पल्स पोलियो अभियान के तहत। पोलियो की दवा ही एक ऐसी दवा है अब तक जो टीका बोल सकते हैं, वैक्सीन बोल सकते हैं, जो सीधे सीधे मौखिक रूप से दिया जाता है, बाकी सभी को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। चेचक सुने हैं, चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स। अब आप ही लोग को पूछूंगा, अब तो बहुत लोग तो आ जाए नहीं है। चिकन पॉक्स सुने हैं? किसको कहा जाता है, ये जो चेचक था असल में, भारत अभी चेचक मुक्त देश है, किसी भी व्यक्ति को चेचक के भी लक्षण या प्रकोप नहीं दिखते। बहुत पहले ये चेचक होता था, लोगों को चिकन पॉक्स सेकेंडरी नाम है, आजकल उसी चेचक को अब छोटी माता बोला जाता है, बड़ी माता नहीं बोलते। बड़ी माता हमारे भारत से अर्थात चेचक मुक्त हो चुका है, ठीक, इसके लिए भी वैक्सीन लगता है। चिकन पॉक्स के 2 स्वरूप हैं, अभी छोटी माता जिसको कहा जाता है ना, अधिकतर गर्मी के समय में होता है। किसी भी प्रकार को जितने भी डॉक्टर होते हैं, इस माता जो होता हम लोग बोल रहे हैं छोटी माता, इसको किसी भी प्रकार के देवी देवताओं के प्रकोप से नहीं जोड़ के देखते। ये सीधा सीधा ब्लड और शरीर से वायरस से संबंधित होता है ये, जिसका इलाज आप लोगों को कराना भी है, और आप अपने हिसाब से जो तैयारी इलाज करते हैं वो करना ही है। ये मूल रूप से चेचक था, वो वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा शरीर में होता है, शरीर में दाने खुजली होता है, और इनके लिए एंटीवायरस दवाएं दी जाती हैं। और नॉर्मल शरीर को ठंडा रखा जाता है, इसीलिए इसका अध्यात्म से भी जुड़ाव है, शरीर को ठंडा रखना है का मतलब यही है। लेकिन ये जो चेचक है, आप लोगों ने एक कलाकार सुना था, कलाकार जिसका नाम ओमपुरी था, ठीक है, ओमपुरी का चेहरा देखे थे आप लोग, वो चेचक था।
वो चेचक है। ओमपुरी तो जानते नहीं होंगे। कलाकार में हीरो बस के नाम को नहीं जानना होता है ना, सभी किरदार को जानना होता है। अब विलेन भी नहीं थे वो, है? हाँ बन सकते थे, उनको था चेचक का प्रकोप था, तो वो रियल वो चेचक से मुक्त हो चुके हैं, उसको बड़ी माता बोल सकते थे। ये जो चिकन पॉक्स का सेकंड है, छोटी माता ही बोला जाता है, तो ये वायरस से होता है। वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर, ध्यान रखेंगे। और एक वायरस है जिसका नाम है कोविड-19। आप लोगों का एक काम रहेगा, आप किसी भी वेबसाइट पर जा करके, वेबसाइट जिसपे आप सर्च करते हो, जिसको सर्च इंजन कहते हैं, है ना, तो आप लोग किसी भी जानकारी को सर्च करने के लिए क्या करते हैं, किस सर्च इंजन का उपयोग करते हैं? चैट जीपीटी सर्च इंजन है, गूगल। गूगल के अलावा 4 और आपको सर्च इंजन के नाम बताने हैं, अब भी आपको बताना है ऐसे। चैट जीपीटी, आपको सर्च इंजन का नाम बताना है, जो गूगल एक है, बताइए बताइए। याहू, ठीक है, याहू है। हाँ, और बिंग सुने हैं, उपयोग किए हैं? बिंग, BING, वो भी सर्च इंजन है। अभी कंप्यूटर का अब पढ़ेंगे कब आप लोग भाई? कब पढ़ोगे बताइए ये सब? पुराना है नहीं। जो इतना ट्रेंड बन गया कि सर्च इंजन लोग नहीं बोलते, सीधा गूगल कर लो बोल देते हैं, गूगल कर लो, गूगल कर लो, मतलब क्या है, वो अपने में बहुत आगे चला गया, है ना। लेकिन बहुत सारे, ये सब ये बताएंगे, 10 नाम बता देंगे, अभी पूछ दो, है ना। आप 5 सर्च इंजन के नाम बताना है पनिशमेंट के तौर पे। सर्च इंजन, हाँ, इससे सभी परिचित है। कोविड-19, कोविड-19 का जो वायरस का मूल नाम था, ये लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको नई चीजें ही नया पूछा जा सकता है। आप लोग कोविड-19 बोल रहे थे, वायरस का नाम है SARS-CoV-2 वायरस। लक्षण क्या थे, हो सकता है फील किए होंगे, एग्जाम में आएगा, जैसे जैसे अनुभव किए हो आप लोग, वैसा वैसा वहां ढूंढ लेना। किसी को कोरोना हुआ था, है ना, अनुभव किए होंगे। तो सांस फूलता है, किसी भी प्रकार का आप लोगों को स्मेल, गंध का कोई प्रभाव नहीं होता है, बुखार आता है। वैक्सीनेशन जो था कोविड में, कितने वैक्सीन लगे हुए थे, आखिर क्या वो वायरस था? इन्फ्लुएंजा में जो फ्लू का सिस्टम था, उसमें इन्फ्लुएंजा ए बी वायरस, ये भी है, इसमें भी होता है सर्दी जुकाम, गले में खराश व शरीर। कोरोना को ध्यान से पढ़ लेंगे, जितना भी आप लोग उस समय माहौल चल रहा था, कौन। अब देखिए, इसमें मैं बहुत सारे चीजों को नहीं बता सकता, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं हर बिंदु पे। मैं आपको एक कहना चाहिए, ओवरव्यू बता सकता हूँ कि आपको पढ़ना है। अब ये भी कर सकता हूँ कि साइड में आपको पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना है कोविड में जितने वैक्सीनेशन हुए थे, तो वैक्सीन बनाने वाली कौन कौन सी कंपनियां, किस प्रकार की कंपनी ने वैक्सीनेशन का तैयार किया था। जैसे कोविशील्ड था, कोवैक्सीन था, है ना, स्पुतनिक नाम से भी वैक्सीन आया था। कौन से देश ने कौन 5-6 वैक्सीनों के नाम रख लीजिए, जिसमें भारत के वैक्सीन में, भारत, आप लोगों को कौन सा वैक्सीन लगा ये तो पता ही होगा ना भाई। कोविशील्ड का, कौन सी कंपनी ने कोविशील्ड तैयार किया था? कोई भी आके लगा दिया, लगवा लिए आप लोग? पूछिए डॉक्टर कौन सा है लगा रहे हो, क्या कौन बनाया है, पानी तो थोड़ी लगा दिया। चलिए, इंडियन कंपनी का ही ज्यादा ध्यान रखेंगे। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के नाम से बहुत सारे फ्लू होते हैं, मनुष्य में भी होता है, उसको भी आप लोग करेंगे। वायरस इन्फ्लुएंजा H1N1, सुने हैं? H1N1, जैसे मैं लिख दूं, इन्फ्लुएंजा H1N1,
स्वाइन फ्लू सुने हैं, बर्ड फ्लू सुने हैं? स्वाइन फ्लू किससे होता है? नहीं, किससे, किस पशु से होता है? सुअर से। ठीक है, सुअर में होने वाले वायरस किसी माध्यम से अगर किसी ने उसका उपभोग कर लिया तो उसके वायरस ऐसे ऐसे। तो इन्फ्लुएंजा H1N1 फ्लू किससे होता है? इसको लिखेंगे, दो चीजें लिखेंगे, एक दूसरा भी नाम लिखेंगे, बर्ड फ्लू। वायरस को ध्यान रखेंगे, H1N1 था, फिर H2N5 या H1N5 है। ये कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसको H1N5 है, इसको देख लेंगे। बर्ड फ्लू तो देख ही लेंगे। बर्ड फ्लू किससे होगा? बर्ड लिखा हुआ है तो कौन से बर्ड से? मुर्गी से, ओनली मुर्गी से, इसलिए बस चिकन फ्लू नहीं बोलते हैं, बर्ड फ्लू ही बोलेंगे। इसको ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, बर्ड फ्लू लिखेंगे, स्वाइन फ्लू लिखेंगे, इसको थोड़ा सा सेट करके रखेंगे। जल्दी से आगे देखिए, बहुत सारा बातें बताना है आप लोगों को। अब जो होंगे हम लोग लिखेंगे प्रोटोजोअन डिसीज, अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो करूं, क्या पढ़ना है बताऊं, तो आप लोग आराम से सर्च करके भी पढ़ सकते हो। सर्च इंजन का उपयोग अच्छे से करिए, चैट जीपीटी का उपयोग करिए, और चैट जीपीटी को परखना भी सीखिए। ऐसा नहीं कि वो पूरा पूरा सब सही बात बताता है। आपने गलत लिखा है, उसको टाइप कर दो तो क्षमा करिए, मैं फिर से लिखता हूँ करके फिर से गलत लिख देता है वो, है ना। फिर तो क्या आप उसको फिर पूछोगे सही क्या है? आपको पता रहेगा तो क्यों सर्च करते? कुछ भी बताता है तो ध्यान रखेंगे, कुछ भी जानकारी उससे नहीं लेना है, जो जानकारी वही है। तो आंसर गलत बताया था, कैसे पता किया आपने? सही आंसर पता था आपको तो सर्च क्यों करना है? आंसर पता है तो। इसीलिए पुष्टि करिए कि ऐसा उत्तर, अगर डिटेल किसी जानकारी को लेना है तो उनको सोर्स, विभिन्न सोर्स के माध्यम से होते हैं। बहुत सारे सोर्स आप कभी सर्च करते हुए देखेंगे, वो अलग अलग सोर्स को उठाता है, वो घूमता रहता है। जितने सोर्स है ना, देखें ध्यान से, पीआईबी को उठाता है, फिर उसके बाद जो डाले रहते हैं वो लोग, अलग अलग कोचिंग सेंटर के लोगों घूमते रहते हैं, वहां से वो आंसर पता करता है। उसके पास कुछ जानकारी नहीं है, वो पता करके आपको दे देता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो पहला होता है मलेरिया। मलेरिया का है प्लाज्मोडियम परजीवी, जिसका नाम है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और लक्षण पे जाएंगे तो तेज बुखार, ठंडी के साथ पसीना आकर उतरना, खून की कमी होती है, एनीमिया भी हो जाता है। प्रोटोजोआ में कौन कौन शामिल होते हैं और उसका वायरस का नाम? प्लाज्मोडियम परजीवी एक होता है जिसको हम लोग इस मच्छर पे देखते हैं। ये बहुत खतरनाक मच्छर होता है, मादा एनाफिलिस। और वो एडिस इजिप्टी जो लिखा था वो डेंगू का है। ठंड लगकर तेज बुखार आता है, उपचार क्या है? क्या दवाई होता है? ये दवाई का भी नाम ध्यान रखेंगे, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन को भी पूछा जा चुका है कि कौन सी दवा, और इस पर एक पेड़ के का भी उल्लेख होता है। क्लोरोक्विन किस पेड़ से मिलता है? छाल से प्राप्त होता है। चिंकुना के छाल से बेड बनता है। देखो चिंकुना, देखिए भी कुछ भी मत बता दे, हो सकता है। पढ़ के आइए, मैं तो टॉपिक बताता हूँ ताकि मुझे भी कम से कम समझ आए, आप लोग पढ़ रहे हो सकता है सिंकोना भी हो। आज कभी कभी सही आंसर क्लिक कर जाता है बोलते समय। आगे बढ़े, क्लोरोक्विन, आर्टिमिसिन, पेचिस या पारिया। मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रश्न है। फिर नहीं है कोई? ये सीधे सीधे तौर पे पूछा जाता है भाई, किसको प्रभावित करेगा मलेरिया? मस्तिष्क। अमेबिक पेचिस, पेचिस होता है, इसको
ध्यान रखेंगे इसके वायरस का नाम, कौन वायरस नहीं, ये है परजीवी। प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी है? चिंकोना है ना। एंटामोबिया हिस्टोलेटिका, उसका जो जड़ होता है, जड़ बोलते हैं, उसका जो तना होगा उसकी छाल को निकाल के दवाई बनाया जाएगा। पेचिश से पेट में मरोड़, आंतों में सूजन, म्यूकस और रक्त दस्त होता है। मेट्रोनिडाजोल, ये समान रूप से आप लोगों को दवाई का नाम भी पता होना चाहिए, ये प्राथमिक उपचार वाले में काम आ सकता है। प्राथमिक उपचार पढ़ेंगे तो अगर किसी घर परिवार में ऐसी स्थिति आती है तो ORS दिया जाता है लगातार ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। वायरस का नाम लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिख लिए क्या? याद दिमाग पे ही लिखते जाना है, कॉपी में भी लिखते जाना है। पायरिया, दोनों को थोड़ा सा अंतर इसमें ये है कि इसमें ये जो परजीवी का जो पहला पहला नाम है आप लोगों को दिख रहा होगा, एंटामोएवा, यहाँ पे ये जो अंतर है बस यही दोनों अंतर पाया जाता है। और ये शरीर के दांत के मसूड़ों को प्रभावित करता है। पारिया, पारिया का कनेक्शन किससे है? किसी भी मानव के दांत से मसूड़ों में सूजन, मवाद आना, दांतों में बदबू आना पारिया के लक्षण होते हैं। दांतों की सफाई, विटामिन सी और एंटीसेप्टिक माउथवाश। ये आखिरी वाला तो आप लोगों को नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन वायरस का नाम आप लोग लिखते जाइए, किस वायरस से क्या क्या रोग हो रहे हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि ये वायरस वाले, वायरस नहीं प्रोटोजोआ है, वायरस वाले कौन है, प्रोटोजोआ वाले कौन है, उसके बाद कुछ आता है कवक वाले, है ना। हो गया। कालाजार भी होता है प्रोटोजोआ से। एक दूसरा जो हम लोग पहले पढ़े भी थे उसमें अलग अलग बीमारी का इमेज भी था। और कालाजार को स्पेशली लिखेंगे, एक कालाजार को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, जल्दी लिखेंगे। कालाजार किस प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है? लाइसेमिया डोनोवानी परजीवी। इंग्लिश में ही लिखो ताकि ना वहां पे आप स्केमिंग करते हो ना वो छप जाए, क्योंकि ये जो आप लोगों को मिलेगा दोनों भाषाओं में मिलेगा, तो जब भी अंग्रेजी के हिस्से को देखें तो आपके दिमाग पे आना चाहिए। कालाजार के लिए जो वाहक होता है वो होता है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। कालाजार अलग बीमारी है, क्या होता है ये लीवर में सूजन ले आता है, इस प्रकार के बीमारी में, बीमारी नहीं है रोग है, सामान्य रोग जिसमें शरीर निरंतर लगातार तपते बुखार में इंसान परेशान रहता है। बालू मक्खी और सीसी मक्खी को ध्यान रखेंगे। ये अभी मच्छर के बारे में देख रहे थे, मच्छर भी परजीवी है, मच्छर भी परजीवी, ध्यान रखेंगे मक्खी भी परजीवी है। तो परजीवी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों को लेकर के अपना भोजन रहता है, मतलब आश्रित रहते हैं किसी दूसरे जीव पर, है ना। खटमल भी क्या है? जू भी क्या है? मच्छर भी क्या है? और मक्खी भी क्या है? परजीवी है, दूसरों पर वो अपना भोजन जीवन यापन करता है। ये लिखेंगे सोने की बीमारी। सोना एक प्रकार का रोग है। सोने की बीमारी मतलब सोना मिलता नहीं है आपको, नींद बहुत आएगी। और आपको अगर सीसी मक्खी, कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी, ऐसा लिखा होता है सीसी मक्खी का नाम। कभी कभी ऑप्शन में ये लिखा रहता है, कैपिटल दोनों रहते हैं, डेस रखे TSE TSE, और इसको हिंदी में कभी लिखा जाए तो सीसी मक्खी के द्वारा होता है, जिससे आपके नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको बहुत नींद आती है। और इससे बचने के लिए आपको जरूरी है कि लगातार इस पर परजीवी को बचाव के लिए मक्खियों पे नियंत्रण रखें। अभी एक ऐसा समय है जो बरसात के हिसाब से बहुत सारी मक्खियां आती हैं, और इसी मक्खी में ऐसी मक्खियां कौन सा, अभी इसमें उसमें और दोनों PDF दूंगा मैं, पहले जो PDF हम लोग पढ़े भी थे उसमें कौन से देश में ये सीसी मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है, कहाँ से इसको उत्पन्न हुआ था, ये सब जानकारी है इसमें, ध्यान रखें।
एक होता है फंगल डिसीज या कवक जनित रोग, कवक से होने वाले रोग। कालाजार किससे होता है, वायरस का नाम बताएंगे, तो वायरस का नाम नहीं भी पता है तो आपको पता करना होगा वाहक कौन है, तो उसका है बालू मक्खी, सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, और इसका हो गया सीसी मक्खी। कवक से होने वाले रोगों का मतलब है, अब कवक किसे कहेंगे, कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले कवक से होने वाले रोग में लिखेंगे दाद और खाज। कुछ कुछ तो इसके उपचार में जो आप लोगों को दवाई जो मेडिकल स्टोर में मिलते हैं उसके नाम भी आपको यहाँ पे प्रेफर किया गया है। पहला जो है दाद और खाज क्या होता है, जिसको रिंग वार्म कहते हैं, हिंदी में भी आता है रिंग वार्म, क्योंकि पर्यावरण की भाषा, इसकी भाषा में रिंग वार्म ऐसा लिखा जाए तो जान लीजिए कि वो दांत खाज के बारे में बात की जा रही है। इस प्रकार से शरीर के हिस्से को ये इफेक्ट करता है। क्या है इसके कौन सा ऐसा फंगस है, कौन सा ऐसा कवक है जो आपके शरीर को या स्किन को संक्रमित कर देता है, तो ये इसका नाम है। दो प्रकार के फंगस होते हैं, एक है ट्राइकोपाइथन, दूसरा है माइक्रोपोरम, माइक्रोपोरम, ये दोनों ऐसे प्रकार के फंगस हैं, इन्फेक्ट करते हैं। नॉर्मल रूप से खाज खुजली होता है तो ध्यान देंगे बार बार वो अपने आप को, जैसे बार बार हाथ जाता है, इचिंग होती है, खुजली होती है, तो उसका रीजन है कि ये जो दोनों फंगस हैं शरीर के उस हिस्से में जम जाए रहते हैं। अब इसको हटाने के लिए आपको क्या होता है, इसलिए आप सुने रिंग गार्ड सुने हैं, रिंग गार्ड इसी कारण से, इस दाद को हटाने के लिए रिंग गार्ड नाम ही है उसका। इच गार्ड, इचिंग गार्ड, खुजली को हटाने के लिए इच गार्ड। और ये जो है एंटी फंगल क्रीम, बहुत सारे रख रखाव के हैं। रख रखाव अगर वाली बात आएगी किसी भी बीमारी में तो एक कॉमन रख रखाव सभी में होता है, जो आप लोगों को पता ही होगा, जो स्वच्छता के लिए जो उपाय अपनाए जा सकते हैं, साफ पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ऐसा आता है ना, तो वो चीजें शायद ही पूछी आप लोगों को, स्टैंडर्ड के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से ये पूछा जाएगा। एथलीट फुट, एथनिक फूड को आप लोगों ने गौर से महसूस भी किया होगा। गांव के क्षेत्र में जो किसान लगातार खेतों में पानी में रहकर काम करते रहते हैं, पानी में भराव रहता है, और फसलों के बहुत सारे कीटनाशक के प्रयोग से, यानी कवक के प्रकोप से शरीर के उंगलियों में केंदवा, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ वो सही है, वही शरीर में हो जाता है। इससे किससे होगा ये, ना ही ये वायरस है, ना ही ये बैक्टीरिया है, वो खेतों में या मिट्टी में पाए जाने वाले टीना पेडिस कवक है। कौन सा कवक है, टीनिया पेडिस कवक के माध्यम से होता है। तो इसके लिए उपाय है कि पैर सूखे रखे, उसी हिसाब से खेत में जाएं। अभी संभव है क्या, खेती का काम करना है तो पैर तो सूखे कैसे रख सकते हो। तो बहुत सारे लोग घरेलू उपचार अपनाते हैं, मेहंदी के पत्ते को पीस पीस कर लगाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद वो केंदवा का एक मलहम आता है, उसका उपयोग करते हैं। कभी कभी आई ट्यूब को भी लगा देते हैं, बहुत सारे इसके घरेलू उपचार अपनाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो दवाई होता है वही लगाओगे तभी। जो कवकनाशी दवाई है, एंटी फंगल क्रीम लगाओगे तभी वो कवक जाएगा। तो मेहंदी में हो सकता है ये हो, ठंडकता तो है लेकिन वो एंटी फंगल है, हो सकता है उसमें हो एंटी फंगल की गुण, तो काम करेगा। अस्थमा, अस्थमा सामान्य रूप से आप लोग देखेंगे तो अस्थमा को लेकर बहुत सारे लगातार प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि अपवाद जैसा है, हमको लगेगा कि फेफड़े में हो रहा है तो वायरस होगा या फिर वो बैक्टीरिया होगा, तो ये नहीं। अस्थमा किससे होता है, ये होता है फंगस से, अर्थात कवक से। कवक का नाम है एस्पेरिलस फर्मिगेटस,
श्वास के द्वारा लंग्स में जाता है और उसके बाद बहुत सारे एलर्जीज होती हैं और सांसों का फूलना होता है। ये कवकनाशी, कवक से, फंगस से होने वाला बीमारी है। ये कुछ ही बीमारी है ना, कुछ नए नए बीमारी को भी पूछा जा सकता है। तो आप एक व्यवस्थित क्या करें, सेट बनाइए, नोट्स तो तैयार करना ही पड़ेगा। रफली नोट्स ही बनाइए, लेकिन बनाइए, आप लोग कुछ तो लिखेंगे। तो जितने भी हमने बात किया है उसके अतिरिक्त और जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक से होते होंगे रोग, उसको अलग से लिख के रखना है। कुछ ऐसे रोग होते हैं, अब अलग अलग जो भाग था वो हट गया, अब सभी प्रकार के जो रोग की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। अब रोगों के बारे में दो चीज हमने लिखा सबसे शुरुआत में, संचरित रोग और गैर संचरित रोग। अभी जितने भी चीजें देखी हैं, संचरित था जो एक के माध्यम से दूसरों को हो सकता है, और असंचरित में किसी व्यक्ति को होगा तो उसका रीजन जेनेटिक होगा, या खुद में जो होगा वो होगा, किसी दूसरे तक वो पास नहीं होगा। तो आप लोग लिखेंगे जेनेटिक जो डिसीज होते हैं उसको लिखेंगे। तो जेनेटिक डिसीज में सबसे पहले है हीमोफीलिया या एवं वर्णन। दो प्रकार के रोग है, पहला तो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया के बारे में हमने चर्चा किया था, एक इस प्रकार का रोग होता है जिसमें शरीर में किसी का, ये डीएनए दिख रहा है, डीएनए मतलब गुणसूत्र, मतलब क्रोमोसोम, मतलब जेनेटिक्स, इसी का इमेज है। काम क्या है इसका आप लोगों को लिखेंगे। तो इसमें शरीर में जो एक्स क्रोमोसोम संलग्न रोग इसको कहा जाता है, और वाहक कौन होंगे, बहुत सारे ऐसे आनुवांशिक रोग होते हैं जिसका वाहक होता है फीमेल, महिला, महिला ही वाहक होती है। तो जहां भी एक्स क्रोमोसोम आ गया तो वाहक महिलाएं होंगी, जहां वाई क्रोमोसोम हो गया तो वाहक पुरुष होंगे। तो आनुवांशिक रोगों के अधिकांश रोग ऐसे होते हैं जिसके वाहक महिलाएं होती हैं। तो होता क्या है, चोट लगने पर जब शरीर से ब्लड निकलता है तो ब्लड वो क्लॉटिंग नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं बनता। कुछ मामलों में क्लॉटिंग फैक्टर 8 अर्थात प्लेटलेट जैसे चीजें शरीर में डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं ठीक होने वाला है। ठीक, दूसरा जो डिसीज है कलर ब्लाइंड, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कलर ब्लाइंड। ये भी सामान्य रूप से आपके हिस्सा है, जीएस का भी हिस्सा है। नॉर्मल अधिकतर पूछा जाता था कि जिस व्यक्ति को आनुवांशिक रूप से जो ये भी है, लाल और हरे रंग में ये डिफरेंस नहीं कर पाते, जो कलर ब्लाइंड होता है, वर्ण अंधता होता है, लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता। आप लोगों में किसी को है क्या, नहीं होगा। आप लोग पहचान पाते हैं हरा क्या है, लाल क्या है ना, क्योंकि इसलिए पूछा जाता है। कभी कभी इसका टेस्ट भी होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे की भर्ती होती है उसमें आप कितने भी हष्ट पुष्ट हो, आपको अगर ये बहुत बड़ी व्याधि नहीं है, अगर आपको कलर ब्लाइंड है, वर्ण अंधता है, वर्ण मतलब यहाँ कलर होता है, तो अगर उसमें दो ही चीजें होती हैं, लाल और हरा पहचान नहीं आता है, तो रेलवे में भर्ती उसमें फॉर्म ही नहीं फिल कर सकता, उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको भर्ती कर लिया गया और रात में ट्रेन आने वाली है, और लाल ही और हरा ही तो देखा जाता है वहां पे सिग्नल में, दो ही तो चीजें होती हैं। और हरा को पीला समझ गए, हरा को लाल समझ गए, ऐसी चीजें हो गई, दुर्घटना हो सकती है। इस कारण से उनको नहीं लिया जाता। प्रश्न इसमें भी आता है, इसका जो वाहक है वो है एक्स क्रोमोसोम, अर्थात महिला वाहक होंगे इसके, है ना, महिलाओं के द्वारा ये वाहित है, उनके द्वारा दूसरे पीढ़ी में जाता है। किस रंग की पहचान करने में परेशानी होगी, लाल और हरे रंग को पहचानने में परेशानी होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। सिकल सेल सुने होंगे, सिकल सेल, सिकल सेल एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है, और सिकल सेल का जो, इसको दूसरा हंसिया बुखार भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए। सिकल सेल का दूसरा नाम क्या है, हंसिया बुखार। बहुत ज्यादा सिकल सेल के बारे में तो सिकल सेल दिवस, निवारण दिवस भी मनाया जाता है आजकल, इस पर बहुत सारी जागरूकता भी फैले। हंसिया बुखार कहा भी जाता है इसको, आकार हंसिया के जैसे होता है। इसका जो चक्र है ना, चक्र जो है, इसको साइंस पढ़े होंगे तो इसका चक्र समझ में आया होगा। आरसीबी जो है,
आरबीसी, जिसको हम लोग लाल रक्त कणिका कहते हैं, और इसका हमने काम देखा था, इस आरबीसी के माध्यम से शरीर में हीमोग्लोबिन युक्त रक्त क्या होता है, शरीर के यहाँ वहां प्रवेश करता है। ये देखिए, इसके नॉर्मल जो इंसान है जिसको ये व्याधि नहीं है, तो नॉर्मल हर इंसान जिसके अंदर ब्लड होता है, तो उसके अंदर ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऐसा ही संचरित होता रहता है। ठीक। आरबीसी का जो दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन युक्त रक्त को एक जगह से दूसरी जगह परिवहन करना है। ब्लड में आपने देखा, जैसे ही आपको ये डिजीज देखने को मिले जेनेटिक की, ऐसा जो आकार है पूरा गोल नहीं हो पाता, पूरा होना था ये नहीं हो पाता। इसका फिर प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव ये होता है कि शरीर में अगर सही तरीके से हीमोग्लोबिन का प्रवाह नहीं होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ऑक्सीजन तो यहाँ से वहां लिया जा रहा है। इस कारण से जितने भी लोगों को ये होता है उनको दूसरा चीज हो जाता है एनीमिया। एनीमिया का दूसरा मतलब होता है शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना, खून की कमी। तो सर्कल पूरा नहीं होने से यहाँ तक नहीं जाता, यहीं यहीं पे हो रहा है, तो खून की कमी होती है, इसलिए लगातार ब्लड भी चढ़ाया जाता है। कई लोगों को बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं सिकलिंग के, और नॉर्मल सभी व्यक्ति को सिकल सेल की जांच करानी चाहिए। आप लोगों ने, सभी लोगों ने कराया भी होगा, एक स्कूल में अनिवार्यता कराया जाता है, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना। सिकल सेल की जांच किससे की जाती है, टेस्ट किट जो होता है जिसमें ब्लड डाला जाता है, उसको एक प्रोसेस से उसका नाम भी पूछा जाता है, सब लिखेंगे आप लोग, वो सब काम करेंगे। सिकलिंग टेस्ट तुरंत परिणाम आता है, वैसा वाला भी होता है ना। देखिए टेस्ट करते लाइव, है ना, लिक्विड वाला नहीं देखिए, जिनको होगा वो पूरा क्लीन हो जाता है, नहीं होगा क्लीन नहीं होता है। चलिए वो आगे देखिए। दूसरा एक डिजीज होता है डाउन सिंड्रोम, ये भी ना जेनेटिक होता है। जो हमारे शरीर में कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं, कितने जोड़े हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। डाउन सिंड्रोम का जो प्रभाव होता है 21वें गुणसूत्र को प्रभावित करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके कारण से व्यक्ति के अंदर दो चार चीज आती है, मंद बुद्धि हो जाता है, या फिर कद बहुत छोटा, जो बौनेपन जो दिखे छोटे छोटे लोग होते हैं उनके अंदर फिर डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। छोटे छोटे बहुत लोग होते हैं, शारीरिक असमानताएं भी नहीं होती है। ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 को लिखेंगे, डाउन सिंड्रोम का ये हिस्सा है। हो गया ये कुछ रोग हैं। अब पर्यावरण के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि जो प्रदूषण जो होता है, पर्यावरण में प्रदूषण होता है, उससे भी इंसान बहुत सारे रोगों से ग्रसित होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण से भी होने वाले रोग का एक पूरा लिस्ट है। उसके बाद विटामिन से, विटामिन से किस कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है उसका अलग से लिस्ट है। तो मानव रोग के अलग अलग प्रकार हैं। अभी हमने बैक्टीरियल, वायरस, ये सब रोगों के बारे में देखा है। अब एक टॉपिक और देख लीजिए जल्दी, आप लोगों का ये साइंस का पर्यावरण का हिस्सा है जो आप लोग काम आएगा। सिलेबस सब लोगों के पास है और लाना भी है, प्रिंट आउट मोबाइल में भी देख सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी रखें। क्यों रखें, जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा आप उसमें अंडरलाइन करते जाइए कि ये पढ़ लिए, ये समझ, कम से कम एक बार सिलेबस कंप्लीट करिएगा। तो फोटो कापी अब तक करा लेना चाहिए था आप लोगों को, होगा, है ना। तो अपने लिए खर्चा करिए, इन्वेस्ट करिए कम से कम, है ना। कभी भी कुछ ऐसे चीजें हैं उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। कुछ मामलों में खुद के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ ऐसा खर्चा कर लोगे तो आप ही काम आएंगे, बन जाओगे तो आपको ये सब चीजें कम लगेंगी। चलो कम से कम ये तो किया था मैंने, सिलेबस से नहीं निकाला था तो फिर बाद में सोचोगे। चलिए आप लोगों को अब टीका लगाया जाएगा, टॉपिक डालेंगे वैक्सीनेशन, टीकाकरण अभियान, उसके बाद दो तीन टॉपिक और हैं, जितना हो जाए
आधे घंटे में। क्लास 8 बजे खत्म होगी आज, खाना वाना बना के आओ रोज, अब या फिर लाओ 8 बजे थोड़ा डिनर होगा, फिर उसके बाद फिर से 1 घंटा क्लास होगी। टीकाकरण क्या होता है इसको देखेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक को देखते जाइए। किसी भी बीमारी को बचने के आपके पास 2 उपाय होते हैं। सुन रहे हो सभी लोग? बीमारी से बचने के लिए आपको पास 2 उपाय होते हैं। पहला जो होगा कि बीमारी हो ही ना, ये पहला आपके पास तरीके हो सकते हैं। दूसरा हो गया तो उसके बचाव के उपाय हैं। तो किसी भी स्थिति में सरकार ये चाहती नहीं है कि आप एक किसी भी छोटे से खरोच आए आप मर जाए। सरकार चाहती है जिंदा रहें। हाँ, ये ऐसी स्थिति तक आप जीते रहें कि आपने कम से कम जीवन जिया है। सरकार बहुत सारे प्रयास करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश पहले थे जो बड़ी बड़ी महामारी में आधा देश खत्म हो गया, तो पूरी दुनिया, तो इसलिए जरूरी है कोविड का अगर वैक्सीनेशन जनरेट नहीं होता तो अब क्या स्थिति होती, ये भी आप लोग सोच सकते हैं। क्योंकि वो फैल रहा था तो उसके लिए जरूरी था क्या, बताओ। उसके लिए 2 चीजें थी, नहीं हुआ है आप लोगों को तो आप बच जाइए, आप लोग बच गए मतलब घर में रहिए। जिनको हो गया था उन लोग भी कुछ उपायों से बच गए। तो जरूरी है, इसी कारण से भारत सरकार समय समय पर बहुत सारे बीमारियों को और गंभीर से गंभीर बीमारी को बचाव के लिए वैक्सीनेशन करती है। वैक्सीनेशन किसी बीमारी के बचाव के लिए किया जाता है कि आपको होना है ना। आप लोगों को कितने सारे टीके लग गए होंगे आप लोगों को नहीं पता होगा। तो टीकाकरण कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है, बहुत समय से सरकार का विजन था कि लोगों को स्वस्थ रखा जाए। जितना अच्छा स्वस्थ रहेंगे उतना जल्दी से आप पोलिंग बूथ जाएंगे और वोट देके आएंगे। गंभीर स्थिति में आप कहाँ जाएंगे, आपको नहीं ले जाया जाएगा। केवल आपको बचाया क्यों जा रहा है, नहीं, स्वस्थ रखने के लिए। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये भी ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब होगा सबको एक साथ लेकर के किया जाने वाला स्वास्थ्य सुधार। और बीमारी के उन्मूलन के लिए समय समय पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे यहाँ पे बहुत सारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम है। लाइन टू लाइन वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को लिखेंगे, कॉपी में नोट्स बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 1978 में ईपीआई प्रोग्राम आया था, और इसकी जो चलन था, यही एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें लोगों या बच्चों को खासकर जन्म के समय ही या जन्म से पूर्व ही वैक्सीनेशन को अब हमने क्या किया है, प्राथमिकता दी है। तो कैसे ये काम करता है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा नाम क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सुने होंगे बहुत सारे विज्ञापनों में बोला जाता है, जिला अस्पताल चले जाइए ये लगेगा, है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के, हाँ, उसके हिसाब से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस समय 6 गंभीर बीमारियों को लेकर काम किया गया जिससे भारत के कई लोग परेशान थे। वो था टीबी। ध्यान रखेंगे 1978 में कार्यक्रम लाया गया था। टीबी है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो, खसरा, और ये अलग अलग प्रकार से होने वाली बीमारियां थी जिसको वैक्सीनेशन से कम किया गया। डिप्थीरिया किससे होने वाला रोग है, बोलते जाएंगे, गलत नहीं बोलेंगे। और वायरस, बैक्टीरिया, आज पढ़े होंगे, आज नाम आया होगा तो वायरस, या कल पढ़े होंगे इससे पहले वाला तो सभी जीवाणु वाले थे। कम से कम ऐसा भी तो सोच के उत्तर दिया करो। बैक्टीरिया, काली खांसी अब भी पढ़े हो, काली खांसी। अब आज पढ़े हो तो बैक्टीरिया से कैसे हो सकता है, हम तो बैक्टीरिया वाला क्लास कल किया था। ये कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा है ना ये टीकाकरण। हाँ, तो टीका तो आप लोगों ने पेंटा वायरस सुना है, या फिर मिशन इंद्रधनुष सुना है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, वैक्सीनेशन से। 6 प्रकार की बीमारी का एक ही टीका लगाया जाता है, तो किसी से भी हो वैक्सीनेशन तो एक वैक्सीनेशन है। आप लोग गांव इलाकों में डॉक्टर ने देखा होगा 3 शीशी से निकाल निकाल के एक ही बार लगाते थे।
होता है ना, डॉक्टर के पापा नहीं है ना, 3 चीज निकालते हैं ना, एक ऐसे ऐसे निकाल। तो हम बात उस पर नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि 6 बीमारियों को लेकर के फिर किससे किससे होता है उसका आप लोगों को पूछ रहा था। चलिए, इससे बचाव के लिए ईपीआई कार्यक्रम आया था सबसे पहले 1978 में। उसके बाद आया था, फिर से आया सार्वभौमिक टीकाकरण। जो ईपीआई जो कार्यक्रम था उसको मॉडिफाई किया गया, नाम बदला गया, और उसके बाद इसको और जोड़ा गया बच्चों के और स्वास्थ्य और विकास से, और बाल अस्तित्व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम एक नया लॉन्च किया गया 1992 में। कुछ कुछ इतना चीज है, आप लोग कब इसको पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अब लोग देखिए आपकी जानकारी दैनिक जीवन में बहुत सारे न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ते भी होंगे, समाचार पत्र नहीं पढ़ते तो दुनिया के सबसे बड़े अच्छे इंसान हो, क्या करोगे, पुस्तक पढ़ा जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, रोज। ऐप से पढ़ लो, उससे पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ईपीआई का नाम बदल करके यूआईपी किया गया था। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इस पर बाल अस्तित्व और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम शामिल किया गया था। आप लोगों ने अब की स्थिति में देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में इतने सारी चीजें हो रही हैं, आप लोग जुड़े होंगे, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, सब में देखे होंगे। ये ध्यान रखेंगे, 1997 में आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM। ये इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना बड़ा प्रोग्राम है NRHM। आज के डेट में जितने भी स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार का मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, जितने बड़े बड़े डॉक्टर की भर्ती होती है, नर्स की भर्ती हो रही है, कंपाउंडर से लेकर वार्ड बॉय से लेकर सबकी भर्ती इस कार्यक्रम या मिशन के तहत होती है, और सभी भर्ती संविदा होती है। ठीक, जितने डॉक्टर फुल फिल हैं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, मुख्य डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा वो 2-4 होंगे, पूरा का पूरा NRHM के स्वास्थ्य विभाग जो होता है NRHM योजना के तहत काम कर रहे हैं। और इनको क्योंकि मिशन है पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करना, ये मिशन के तहत काम किया जा रहा है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, मुख्य रूप से मुख्य गवर्नमेंट, सब इस प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं। तो यहाँ इतने सारे लोगों को रोजगार देके रखा हुआ है NRHM। कहीं भी जाएंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये जुड़ा ही होगा स्वास्थ्य विभाग में। कभी हॉस्पिटल गए हो तो जो चिपका रहता है उसको पढ़ लेते, कुछ लिखा होता है, इतनी सारी जानकारियां रहती हैं। जहां पर भी जाते हो उसके क्योंकि डिपार्टमेंट में ये होता है, हर डिपार्टमेंट अपनी पूरी योजनाओं को लोगों के सामने जागरूक करने के लिए लगाते हैं। NRHM में पोस्ट आता है, सुने होंगे NRHM पोस्ट आता है, हर समय निकलता है। तो वो क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? असल में आप फिर से मैं डिटेल बता जाऊंगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य है, उस पर ऐसे 2 शाखाएं बनी है NRHM में R का मतलब हो गया और शहरी का मतलब क्या हो गया, अर्बन इनोवेशन। अलग अलग हिसाब से हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र होगा। अभी जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम चल रहा है। कुछ भी तो लिखा करो भाई, हॉस्पिटल में जैसे लिखा होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये राज्य सरकार का एक मिशन है, मातृत्व और बाल विकास को ध्यान में रखते हुए। नहीं देखते हैं, हॉस्पिटल नहीं है हम लोग गाँव में, खास से जहाँ पे होगा वहां पे देखेंगे। फिर उसके बाद एक अभियान के रूप में आया था 1995 में। ये ऐसा जानकारी है जिसको आप इम्पोर्टेंट ऐसा IMP लिखते हो क्या, IMP लिख लो और रट लो, और रटने की काम नहीं है। 1995 में आया था पल्स पोलियो अभियान। इसका उसमें नारा था 2 बूंद जिंदगी की। इतना तेजी से यह मुहिम के रूप में चलाया गया था इसको, आप लोगों ने भी इसका बूंद लिया होगा। उम्र पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, ये 2 से 5 वर्ष तक का ये उम्र में बच्चों को पिलाया जाता है, और 5 साल के बाद किसी भी व्यक्ति में पोलियो के लक्षण दिख सकते हैं। इस कारण से 5 साल तक के बच्चों को पिलाया जाता है। पिलाने का मतलब एक टीका है, और ये ऐसा टीका है जो ओरल दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ओरल दिया जाता है। ये आप लोग लिख के रखेंगे। अब भारत में 2014 में से
अब तक भारत में डब्ल्यूएचओ ने फाइंड किया, डब्ल्यूएच वो भी नाम रखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व को हेल्थ को लेकर के रणनीति बनाता है और इसका फॉलो करना पड़ता है। कौन सा बीमारी महामारी है घोषित करने का अधिकार कौन किसके पास है? डब्ल्यूएचओ के पास है। किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कर सकता है। कोरोना को भी एक महामारी का नाम दिया गया था, और किसी को महामारी का नाम दिया गया है, अगर महामारी नाम दे दिया गया तो उस क्षेत्र में आपातकाल लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है, और उसका पालन आपको करना पड़ेगा। और कोई महामारी नहीं है तो सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को बंधन मुक्त जीवन जी सकते हैं। महामारी बोल दिया गया तो आप निकलना नहीं है इस क्षेत्र से, उस घर से, और निकल गए हो तो आपको पुलिस कार्रवाई कर सकती है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया था, ये भी कभी पढ़ लेना, कब किया गया था, मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीजें बेसिक जानकारी होती है। डब्ल्यूएचओ के बारे में हमने देखा था। तो ध्यान रखेंगे, भारत को पोलियो मुक्त, किसी भी बीमारी को किसी देश से मुक्त किया जाता है कब, तो उसके भी है कि इतने साल में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्राइटेरिया होता है। उस वर्षों के बीच एक भी सिम्टम्स, लक्षण या केसेस ना दिखे हों तभी वो मुक्त होता है। मुक्त 3 साल तक नहीं दिखा। अभी टीबी को लेकर चल रहा था, टीबी को 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान चला, 2025 तक टीबी मुक्त करना था, है ना, लेकिन केसेस मिल ही रहे हैं तो 27 बढ़ा दिया गया, 29 बढ़ा दिया, ऐसा चलता है। यहाँ पर टारगेट रहता है कि इतने समय तक हम इसको मुक्त करेंगे। मिशन इंद्रधनुष, ये जो था मिशन इंद्रधनुष में 6 से अब 7 हो गया है। 7 बीमारियों को लेकर के मिशन इंद्रधनुष लाया गया था 2014 में, और इसका उद्देश्य है जो छोटे बच्चे होंगे, खासकर ऐसे बच्चे जो शिशु कहलाते हैं, साथ ही साथ गर्भवती माताएं हैं, उन तक मिशन इंद्रधनुष का प्रोजेक्ट पहुंचना, और 7 प्रकार के टीकाकरण, कितने प्रकार के, 7 प्रकार की बीमारियों का एक टीकाकरण का ये था। लेकिन ऐसे लोगों को जो समय पर टीकाकरण नहीं किए थे या फिर कुछ आंशिक रूप से उन पर लक्षण या प्रतिरक्षित थे, नहीं दिखवाया था, नहीं लगवा पाए थे बच्चे, या गर्भवती माता छूट गई थी, उनको 7 प्रकार के, कौन कौन से, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस पहले भी था, है ना, इसमें सबसे पहले वाले रीजन में खसरा, हेपेटाइटिस बी और पोलियो को शामिल किया गया है। पूर्ण रूप से सुरक्षा इसमें दिया जाता है। फिर से ये फिर से मॉडिफाई हुआ, उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष आया, ठीक, उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया है, 3.0 आया है, 4.0 आया है। अलग अलग समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के लोगों को वैक्सीनेशन का काम ये कर रहे हैं, घूम घूम कर करते हैं। समय में लिख लीजिएगा और इसको आप लोग सर्च कीजिएगा अभी कौन से मोड में है। अभी तो हम लोग क्या हो गया, सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0, हर साल ये मॉडिफाइड हो रहा है और कोई ना कोई चीजें इसमें जुड़ रही हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष या फिर सघन मिशन इंद्रधनुष। फिर कोविड को लेकर के टीकाकरण हुआ, जिनमें आप सभी शामिल थे 2021 में। ये ध्यान रखेंगे पूरे भारत में 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो कहां से हैं, भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। आप सभी कोविन ऐप रखे थे, ऐप था, वेबसाइट था, जिसपे आप लोग सर्टिफिकेट आता था कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया है। उसके बाद आए थे यूविन,
कोविन के बाद यूविन। यूविन में क्या था, बच्चों, एक था ना कि पहला जो चरण, आप लोगों को याद है कि नहीं, पहले चरण में बच्चों को छोड़ दिया गया था, उम्र के हिसाब से बड़े बच्चों को लगा था। उसके बाद धीरे से स्कूलों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। उसके बाद घूम घूम कर जो छूट गए थे उनका वैक्सीनेशन हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अलग से वैक्सीनेशन हुआ है। प्रश्नों का लेवल क्या बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे, कैसे कैसे समय में टीकाकरण का डेवलपमेंट हुआ है। यूविन 2023 अभी यही चल रहा है। आप लोग करेंगे ना, कोविन भी सर्च करेंगे तो आपको यूविन दिखाएगा। हम जीत गए किससे, कोरोना से। अभी 15-20 दिन पहले बहुत सारे केसेस भी देखने को मिला है कोरोना का फिर से। अब लोग डरते नहीं है इससे, है ना, पहले डर गए थे। तो आपको टीका कब कब लगा है इस पर, अब सबसे जो मेन टीकाकरण का जो बात है उस पर आते हैं। जल्दी से टीकाकरण तो देख लीजिए एक बार, टॉपिक फटाफट खत्म करना होगा। बच्चा गर्भ में रहता है वहां से लेकर के 16 साल किशोर अवस्था खत्म होते तक लोगों को टीका लगता है। अब कौन सा टीका कब कब लगता है तो रट लो, कुछ भी कर लो, आपको ये आएगा ही आएगा। साइंस में आएगा, पर्यावरण में तो स्पेशली टीकाकरण शब्द जुड़ा हुआ है। कब लगेगा, पहला जो होता है टीका, वो होता है जन्म के समय। तो जन्म के पहले गर्भ अवस्था में 2 टीके लगते हैं। कौन सा, टीटी का, ठीक है, वो गर्भवती माताओं को लगाया जाता है बच्चों के हिसाब से। और उसके बाद जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के तुरंत 1-2 दिन के भीतर टीका लगता है। और टीका लगता कैसे है, स्किन में लगाया जाता है। यह टीका त्वचा के अंदर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ये कनेक्शन कैसे रखेंगे, बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से जैसे गंभीर बीमारी इनको ना हो फ्यूचर में, इसलिए पहले से ही लगा दिया जाता है ना। जिनको वैक्सीन लग गया है बहुत कम संभावना है कि उनको ये डिसीज हो जाए, क्योंकि उसके शरीर के अंदर बीसीजी का वैक्सीन लगा है, उसके शरीर के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया डाल दिए गए हैं। यही तो होता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस। आपके शरीर में कोरोना हुआ, कोरोना का वैक्सीन लगा तो कोरोना का ही टीका, कोरोना के ही वायरस शरीर में डाला जाता है, नहीं पता है जिसका, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? आपको बचाने के लिए शरीर में जिस चीज से बचाव करना है उसी का ही वायरस शरीर में डाल, ताकि वो प्रतिरोधी क्षमता वो उत्पन्न ना होने दे और उसको मार दे, है ना। इसीलिए जिस बीमारी से ग्रसित हो उसका टीका नहीं लगाया जाता है। टीकाकरण हमेशा किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ होता है तभी टीका लगता है, ठीक है। ये नॉर्मल दर्द निवारक दवा नहीं कि दर्द हो रहा है तो लगवा लीजिए। वैक्सीनेशन कब लगेगा, जब आपके शरीर में वो वाला वायरस नहीं है, तब तो वायरस या बैक्टीरिया डाला जाएगा। अब वो हमारे अंदर फिर वो आपके लिए सुरक्षात्मक काम करेगा। हो सकता है आपको कोरोना हुआ हो और कोरोना का टीका लगवा लीजिए जाके, ठीक होगा करके, तो ऑलरेडी वायरस शरीर में है, फिर से वायरस ले लिए हो। एंटी स्नेक सुने हो, जहर, तो आपको एंटी स्नेक कब लगेगा, वो एंटी स्नेक है, वो उसके बाद लगता है। आप एंटी स्नेक पहले से नहीं लगवा सकते, तो दोनों अंतर है। वो टीका नहीं है, वो इंजेक्शन है। चलिए उसके बाद जन्म के समय दूसरा, याद रखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, ओपीवी। ओपीवी क्यों होता है, पोलियो से बचाव के लिए ओपीवी 0 डोज दिया जाता है, एकदम छोटा सा 2 बूंद बच्चों को पिलाया जाता है। एक लगेगा बीसीजी का टीका और दूसरा पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। बचपन में हॉस्पिटल में ही किया जाता है काम, ठीक। केवल पढ़ने के लिए नहीं जानना है आप लोगों को। तीसरा जो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कब कहाँ लगता है शरीर में, ये आईवी समझते हैं,
IVIM जो दवाई होता है, इंजेक्शन होता है, IVIM क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा टाइफाइड वगैरह का, या नस में लगाते हैं, नस ढूंढ ढूंढ के लगाते हैं कुछ इंजेक्शन को। वो जो दवा होगा वो शरीर में किस किस हिसाब से डाला जाएगा वो इंजेक्शन को? IV मोड में, है ना? किस मोड में? IV मोड में, इंटरवेनस, नसों में। कुछ ऐसे होते हैं जो मसल्स में, बुखार की दवाई है, इंजेक्शन लगा दिए, है ना, इधर लगा दिए, कमर में लगा दिए, तो इंटरमस्कुलर, मांसपेशी में लगाया जाता है। तो मांसपेशी को नस में नहीं, नस के वाले मांसपेशी, सबका अलग अलग तरीका है, कुछ ओरल होंगे। ये हेपेटाइटिस बी का होता है। हेपेटाइटिस बच्चों को लीवर से बीमारी से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी का उपयोग किया जाता है। लगातार कोई व्यक्ति शराब सेवन करता है तो वो हेपेटाइटिस बी हो जाता है, लीवर फूल जाता है, सूजन हो जाता है, इससे बचाया जाता है। जैसे ही बच्चे का उम्र 1.5 महीने के हुए, 6 सप्ताह पर आप लोगों ने देखा हो, फिर आंगनबाड़ी में बच्चों को ले जाया जाता है। आंगनबाड़ी में ले जा करके या फिर हॉस्पिटल में ले जा करके समय समय पे कार्ड बनता है, टीकाकरण कार्ड। उस कार्ड में सभी का माह हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से मेंशन होता है। पेंटावेलेंट 1 और पेंटावेलेंट 2 ऐसे इनका नाम है। ये भी टीका 5 बीमारी से बचाता है। पेंटावेलेंट, पेंटा मतलब होता है 5, है ना? पेंटा का मतलब क्या हो गया? 5। 5 बीमारी से बचाता है। कौन कौन से? ये वैक्सीन नहीं है ना, ध्यान रखेंगे, टीका ही है, नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है। एक बार लगता है जीवन में। आप लोगों का टीकाकरण होगा तो छूट गया होगा तो अभी लगवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं लग गया तो लग गया है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हाइव, जिसमें मेनिनजाइटिस और निमोनिया होते हैं। मेनिनजाइटिस किसको कहते हैं? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है ना? हाँ। निमोनिया, निमोनिया किससे संबंधित है? शरीर के किस हिस्से से? लंग्स, फेफड़े से। इसे भी इसमें इंटरमस्कुलर, मांसपेशी में ये लगाया जाता है। ये भी अब इमेज आएगा कि छोटे बच्चों को यहाँ पे कब लगता है, जांग में कब लगता है। अब ऐसा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस मोड में ये दिया जाता है। फिर उसके बाद पोलियो की ड्रॉप फिर से पिलाई जाती है बच्चों को। उसके बाद आता है इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन भी लगता है, जो आपके शरीर में सुरक्षात्मक रूप से दे दिया जाता है। रोटा वायरस भी लगता है। रोटा वायरस क्या होता है? रोटा वायरस में शरीर में गंभीर दस्त से बचाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरिया। डायरिया को से बचाव के लिए रोटा वायरस लगाया जाता है। फिर से आएगा पीसीवी फर्स्ट डोज। किसका प्रश्न कैसे बन जाएगा ये आप लोग देखिए, बहुत सारा चीज नहीं होता है। 16 साल में शुरुआत के 1-2 साल में ज्यादा टीके लगते हैं, उसके बाद सीधा कुछ कुछ सालों में लगता है। निमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकल और मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क का बुखार, उसके लिए। जैसे ही 2.5 महीने का हुआ, फिर पेंटावेलेंट का सेकेंड डोज। अब जो बचा हुआ है सेकेंड डोज फिर से डाला जाता है शरीर में। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, फिर हाइव, वही हो गया। फिर पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। कब तक? 2.5 महीने तक, 10 सप्ताह तक। लाइन टू लाइन ये है, लिखते जाए या फिर देखते जाए, तब भी आप लोगों का काम बन जाएगा। रोटा वायरस फिर से दिया जाता है। कितनी बार देंगे? ये छोटा बच्चा है, इसको देखो, ये हंस रहा है इंजेक्शन लगने के बाद। पैरों में लगा है, फिर बाह में भी लगता है। ये इसका एक कहना चाहिए जन्म के समय। ऐसा भी इसको पढ़ लेंगे सीधा सीधा तौर पे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। BCG OPV हेपेटाइटिस कहाँ लगेगा? ये वाला बाई बाह में। पोलियो ड्रॉप मुंह में दिया जाएगा। हेपेटाइटिस बी के लिए बाई जांघ में लगाया जाता है। लगने के बाद कुछ लक्षण भी दिखते हैं बच्चों को, उस पर भी प्रश्न आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई परेशानी नहीं होती। बुखार आता है बच्चों को, वायरस शरीर में गया है ना। रोटा वायरस डायरिया के लिए है, ध्यान रखेंगे। रोटा वायरस डायरिया के लिए है, याद कर लीजिए जैसा भी है। 6 सप्ताह के लिए भी वो सेटअप ये लिखा हुआ है कैसे कैसे होगा वैक्सीनेशन।
10 सप्ताह में ये रोटावायरस 2 मुंह में दिया जाता है, पीवीसी दाई बाह में। जैसे ही 14 सप्ताह का बच्चा हुआ, फिर उसके बाद पेंटाविलेंट 3 आ जाता है। 5 बीमारी, कितने टीके लगते हैं छोटे बच्चों को सोच लीजिए। हर समय बुखार परेशानी होती है तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी। ये पेंटावायर जो वेलेंट है उसके पांचों डिसीज के नाम रट लीजिए। फिर इसमें से पेंटा वेलेंट में कौन कौन से शामिल नहीं है ये भी आ सकता है, तो रिपीट हो रहा है ये। उसके बाद जैसे 5 से 6 साल का हुआ बच्चा, डीपीटी बूस्टर डोज 2, क्योंकि 2 साल के भीतर एमआर लगता है, डीपीटी लगता है, फिर पोलियो की दवा दिया जाता है। ये देख लीजिए 24 महीने वाला। एमआर का मतलब जान के, मीजल्स रूबेला। क्या बोले? नहीं आ समझ में। हाँ, तो टीकाकरण है तो मैं पूरे टीकाकरण को तो बताऊंगा ही ना, कैसे कैसे। आप जितना भी सहायक शिक्षक या सीजी टेट का प्रश्न उठा के देख लीजिए, कब भी ऐसा नहीं हुआ हो कि टीकाकरण से प्रश्न ना आया हो। बीमारी को पूछ दिया गया है या फिर इसके टीके को पूछ दिया गया है। एमआर, मीजल्स रूबेला। मीजल्स को बोले थे खसरा। डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, है ना। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, कल हमने देखा था इसको। तो डीपीटी का पहला डोज लगता है 2 साल के अंदर। फिर ये देखो इसको क्या हो गया है, हल्का बुखार आ गया है, और इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द सूजन होता है। सूजन वाली जगह पर तेल, हल्दी या कोई लेप नहीं लगाना है। स्वास्थ्य कर्मी ने बुखार की दवा बताई है, उसी के हिसाब से खाना है। ये प्रश्न नहीं बनेगा, इधर हटाइए। यहाँ देखिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, ये भी का लगता है। हम देखे हैं ये सभी चीजें अलग अलग समय में अलग अलग देशों में भयंकर महामारी के रूप में फैला हुआ डिजीज है, जिसको पूरे देशों ने, डब्ल्यूएचओ ने मिलकर के टीका बनाया है, और हर देश में ये बच्चों को लगाया जाता है। डीपीटी का सेकेंड डोज 5 से 6 साल के बीच में लगा लिया जाता है। और ये कब होगा? 5 साल तक काम किया, उसके बाद सेकेंड डोज लग गया तो किशोरावस्था तक काम करता है। उसके बाद ये डिजीज आपको संभवतः नहीं होगा। ये है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में 2 टीडी के टीके लगते हैं, 1 और 2। ठीक है, टिटनेस के लिए, बचाव के लिए, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अभी हम रीजनिंग कर देते हैं। इसको हम लोग 2 टॉपिक है इसमें ऐड कर दूंगा। फर्स्ट एड किसको कहते हैं, फिर सार्वजनिक स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के उपाय क्या है, मानव रोग में कौन से विटामिन से और इससे प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। रीजनिंग बनाइए, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दीजिए, कुछ तो पढ़ें। रीजनिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए आज है, ठीक। सेकंड टॉपिक क्या है? विषमता चुनना। आपके लिए ये जो टॉपिक हो सकता है सामान्य हो, या इसके बारे में पहले से पढ़ते रहे हों, लेकिन हर रीजनिंग का एक तरीका है पढ़ने समझने का। आपने जो तरीका अपनाया किसी चीज को समझने के लिए, वो हो सकता है अलग हो, या फिर आपने जैसा समझने का प्रयास किया वैसा हो, लेकिन हो सकता है इसके लिए कई तरीके हो सिस्टमेटिक, जिस तरीके से आपको पहले गुजरना होगा।
विषमता चुनना क्या होता है? अब सामान्य रूप से आप लोगों ने पूरा इस प्रश्न से गुजरे हैं। आपके पास अभी एग्जाम में विकल्प कितने होते हैं? 4। 4 विकल्पों के प्रश्न होंगे। 4 विकल्पों के प्रश्नों में 3 ऐसे होंगे जो एक किसी नियम से समान होंगे। सम और विषम का मतलब वही है। यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उस तीनों के नियम से वो अलग होगा। और नियम वही जो शब्द आता है कि नियम क्या होते हैं, कैसे उसको पहचानेंगे, उसी के एक सिस्टमेटिक तरीके होते हैं विषम पहचानने के। कई सारे तरीके हैं विषम पहचानने के। जैसे इस रूम में यहाँ से यहाँ तक देखिए, आपको पूछा जाए विषम पहचानने वाला 1 2 3 4 मैं बोल दूं इसमें से विषम कौन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विषम ये है, और रीजन भी बताना है क्यों विषम है। और मैं जो रीजन बताऊंगा हो सकता है वो अलग हो, आपने जो रीजन ढूंढा वो अलग हो। बताइए रीजन आपने कैसे इसको पहचाना कि अलग है? गर्ल्स और बॉयज के हिसाब से पहचाने हैं, है ना, उधर से पीछे से। मैं ये बोलता हूँ कि तीनों ने चश्मा लगाया है, इसमें चश्मा नहीं लगाया है, तब भी ये विषम है ना। मैं तो चश्मे के हिसाब से पूछा था। तो तरीके कुछ भी हो सकता, आपका जो लॉजिक लगता है वैसा लॉजिक किसी का लग गया तो प्रश्न में विषमता आनी चाहिए। अब इसके लिए विषमता को पहचानने के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन लिख लिया होता है। तो कई ऐसे हैं, कुछ पैटर्न में बहुत सारे ऐसे जंतुओं के नाम दे दिया जाते हैं। किसके नाम? जंतु के आधार पर दे दिया जाता है। और जितना ज्यादा आपका आईक्यू लेवल, जितना आपका जीएस स्ट्रांग है, उतना अच्छा आपका विषमता पहचानने का काम होगा। ठीक है, तो आप उस जैसे जंतु का नाम दे दिया गया, तो जंतु के भी बहुत सारे गुण होते हैं, है ना, बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया गाय, घोड़ा, बैल, मगरमच्छ। तो आप क्या पहचानेंगे? एक अलग होगा, एक प्रजाति से ये अलग है, लेकिन हो सकता है इनका कुछ विशेष और गुण होते हैं जो सिमिलर हो तीनों का। और चौथा जो है आपको लग रहा होगा सेम होगा। ऐसे कभी कभी जंतुओं में सीधा सीधा लॉजिक लगता है, पैरों को गिनना शुरू करते हैं लोग, ये 4 4 पैर के हैं। तो कुछ ऐसे दो ऑप्शन रहेंगे 2 पैर वाले, कुछ ऑप्शन रहेंगे 4 पैर वाले, सभी तो जंतु हैं। तो फिर आपको तुरंत क्लिक करना है दिमाग की, हाँ ये विषमता का आधार नहीं हो सकता, किसी दूसरे पर हम जाएंगे, दूसरे तरीके पर जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या है आधार? मगरमच्छ। क्यों? पानी में रहता है ना। ये सभी स्थलीय जीव है और ये जलीय जीव है। ऐसा रियल रीजन ढूंढना है। एक सामान्य तौर से इन लोग सरवाइव नहीं कर सकते नॉर्मली, यही है, अलग इसलिए है। तो जंतु के नाम हो गए, जीव जंतु के नाम हो गए, कीड़े मकोड़े के नाम हो गए, पक्षी के नाम हो गए, कुछ भी नाम आता है तो उसमें कोई ना कोई विशेषता, 3 की सिमिलर विशेषता होगी, एक अलग विशेषता होगी, है ना, उसको पहचानना होगा। तो मैं लाइन टू लाइन जितना सारा लिखूंगा सब में वही चीज है, प्रश्न देते जाऊं उसके हिसाब से समझते जाएंगे। दूसरा विषमता पहचानना होगा जीएस के हिसाब से। बहुत सारे देशों के नाम दे दिए जाते हैं, देशों के आधार पर आपको विषमता पहचानना है। देशों के आधार पर जैसे भी लिख रहा हूं मैं, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ये अलग आपको है? आपको ठोस रीजन बताना होगा, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है। इनका कहना है इंग्लैंड, आपका कहना है श्रीलंका। कारण बताएंगे, बस कारण जानना ही आपका विषमता पहचान। क्यों अलग है? वो छोटा ऐसा नहीं होता है, नहीं वो ऐसा नहीं है, छोटा है तो अलग हो जाएगा क्या? देश कौन सा वेस्टर्न है? आपको
हम्म, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है न्यूजीलैंड, दोनों देश जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न मैं सोच के बनाया हूँ कि ये वाला जो इंग्लैंड है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया ये देश है भाई, कहाँ से राजधानी हो जाएगा। ये नियम, ये देखिए, ये जो प्रश्न मैं जो आधार पे दिया था, ये सभी जो देश थे गुलाम थे इंग्लैंड के, ये गुलाम नहीं था। ये भी लॉजिक है, कुछ भी सोच करके बनाया जा सकता है। आप लोग का लॉजिक लग गया। आपने देखा कि पूरे विश्व में यूरोप है यहाँ पर, और बाकी सब देश, श्रीलंका ये भारत के नीचे हो गया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ हो गया। तो ये ठीक, उस मामले में भी क्या आता, इंग्लैंड, ऐसे बहुत सारे लॉजिक लग सकते हैं। इसीलिए आप विषमता पहचानने में ऐसा ही प्रश्न दिया जाता है, तो जो यूनिवर्सल विषमता हो, ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं। तो ये हो गया देश के आधार पर, फलों के आधार पर, सब्जियों के आधार, कुछ भी दिया जा सकता है ना। उसके आधार पर आप लोगों को अंतर पहचानना होगा, देश के आधार पर हो गया। उसके बाद अब मैं वैरायटीज लिखते लिखते थक जाऊंगा, इतने सारी चीजें हैं जिसपे आप लोग अलग फल भी पूछा जाता है। कुछ ऐसे खट्टे फलों के नाम दे दिया जाएगा एक, और बाकी मीठे फल हो, कुछ मीठे फल हो तो खट्टे फल हो। ये आप लोगों के लिए इजी हो सकता है, लेकिन उसके गुण वैरायटी के हिसाब से फिर और जाते जाएं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हुँ? क्या बोले? हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ इसका, उसके बाद हम बात करेंगे अक्षरों के बारे में। चलो अब उसी में आ जाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है ना, ध्यान रखिए, प्रश्न डालूंगा तो आप लोगों को पहचानना होगा। दूसरा जो स्थिति होती है जिसको आप लोग बोल रहे हैं, तीसरा हो गया अल्फाबेट के आधार पर, ठीक। और अल्फाबेट के आधार पर जैसे आप पहचानेंगे ए बी सी डी, कौन सा अलग बताइए सीमा। ए बी सी डी में भिन्न निकालना है आपको, अलग कौन सा है रोहित, कौन सा अलग है। हाँ, ये हो गया स्वर, और ये तीनों का हो गया व्यंजन। तो एक अक्षर अल्फाबेट ये यूज कहता है। अब जैसे हमने सीरीज नहीं पढ़ा है, अभी श्रृंखला नहीं पढ़ा है, लेकिन सीरीज का भी कुछ ऐसे होते हैं अल्फाबेट में पहचानने के लिए, जैसे सीरीज बेस्ड अल्फाबेट भी आते हैं। अब मैंने सिंगल सिंगल अक्षर लिखा तो आप पहचान लिए स्वर और व्यंजन, दो ही प्रकार की इसमें बात कर सकते हैं। अब ये लिखा रहता यहां पर दो दो का पेयर के हिसाब से भिन्न कौन सा है ये पहचानना है। ये अल्फाबेट का दूसरा चीज है, दो दो अक्षर के हिसाब से आप लोग भिन्न छांटना होगा। तो कौन होगा, आर टी। ये हमने देखा क्रमशः बी और सी एक साथ है, ई एफ एक साथ है, पी क्यू एक साथ, आर टी एक साथ है। ये हो सकता है। इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी आ जाएगा, ये भी आप लोगों को पहचानना होगा कौन सा अलग है। डीपी अलग है, क्योंकि ये दोनों आपस में, ये अपोजिट कॉन्सेप्ट थे और ये एक साथ वाले हैं। कुछ भी प्रश्न आपको भिन्न छांटने के इतने सारे क्षेत्र हैं, आप लोगों को ध्यान देना होगा। सबसे ज्यादा जो भिन्न छांटना होगा या फिर विषम छांटना होगा वो होता है न्यूमेरिकल। उसमें आपका गणित स्ट्रांग होगा तब न्यूमेरिकल वाला, और न्यूमेरिकल ही आ रहा है। ये एक हो सकता है, दूसरा न्यूमेरिकल हो सकता है, तीसरा तीन अक्षर का हो सकता है, चार का हो सकता है, पांच का हो सकता है। ये तीन का भी कई सीरीज हो सकता है। ये इसमें दो दो का अंतर हो सकता है, इसमें तीन तीन का अंतर हो सकता है, क्रमशः जा सकता है। तो आपको गिनना है, अपोजिट देखना है होगा, आगे पीछे समझना होगा क्या +2 वाला है कि +-2 वाला है। पूरे चीजों को ध्यान में रखते हुए अल्फाबेट में काम करना होता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा वो होगा संख्या आधारित।
व्यवस्थित बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा कैसे विषम छांटते हैं। और इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें लिमिटेड कॉन्सेप्ट है आपके पास। संख्या आधारित में बताएंगे, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। उधर कौन सा अलग है? क्वेश्चन बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है ना, रीजनिंग स्ट्रांग करना पड़ेगा मेरा भी, तब तो जल्दी जल्दी दे पाऊंगा। उधर बताओ तो आप। रोहित, गलत। एक ही बार बताना है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सीमा, गलत। अब दो ठो बचे हैं। 50-50 नेगेटिव मार्किंग भी है। कितना होगा? 3, गलत। अब मैं पूछूंगा आपको कि वो तो ठीक है, आपने लगा दिया 6 बोल दिया, या फिर मैं बोला 6, क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। और यही आपको नियम पे ही पढ़ना पड़ेगा, यही आप लोगों के मानसिक योग्यता में काम आएगा कि आपने कैसे टिक करके आ गए, हो गया। ऐसा नहीं है। जितने भी ये बनते हैं विषमता वाले प्रश्न, एक पैटर्न में ही बन रहे हैं हमेशा। ये है तीनों अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है। लेकिन जो प्रश्न बना हुआ है, जो पैटर्न बना हुआ है, 2 के बाद आता है 3। हाँ, अरे भाई वैसा नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऐसा रहेगा भाई। ये है प्रश्न, इनमें से अलग कौन सा है? प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक, तो संख्या आधारित में ध्यान रखेंगे ये है। क्यों है? ये भाज्य है। यहां पर लिखा हुआ है आपको अलग है, कौन सा बताना होगा। आप लोग बताइए क्यों है 21? हाँ, बाकी सभी वर्ग हैं और एक वर्ग नहीं है। तो ये एक हो सकता है भाज्य अभाज्य, एकदम बेसिक होता है भाज्य अभाज्य, लेकिन कभी भाज्य अभाज्य में ये प्रश्न नहीं आएगा आपके लेवल के हिसाब से, खासकर मानसिक होता मिडिल स्कूल में भी है। तो आपको ये हो सकता है ये दे दिया जाए, 28 लिखा हो, 42 लिखा हो, ये ऑप्शन रहेगा। ए बराबर 28, बी बराबर 42, सी बराबर ये कितना होगा, 14 इंकन में 14 छके 84। ये रहेगा प्रश्न, ये मिडिल स्कूल लेवल में रीजनिंग रहेगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले काम, जैसे अजीब टाइप के नंबर दिखे ना, तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को एक कॉमन भाग करके देखिए, पहला काम यही होता है। ऐसे ही प्रश्न बनेगा। अब आप बोलोगे ये तो सभी सम हो गए हैं, सम विषम वाला मामला ही नहीं है। सबसे पहले सम विषम देखिए, दावापत्ति बिल्कुल किया जा सकता है। सम विषम अगर होगा, 3 विषम है, एक सम है, तो वो क्वेश्चन विलोपित होगा। आपका लॉजिक लग रहा है अलग है, मतलब अलग है, तो इसको भी आप लोग, जो आपका लॉजिक लिख रहा है अलग है। अब इसमें बताइए, अब यही है कि सभी जो है, अगर मैं 14 से भाग दे दूं सबको, तो एक अभाज्य संख्या मुझे मिल रही हैं, लेकिन इसको भाग देने पे मुझे भाज्य संख्या मिल रहा है। तो ये प्रश्न का लेवल अभी व्यापम का है। तो इसको लेकर के ऐसा मत समझना कि बस हो गया, आएगा इसी अभाज्य संख्या। हो सकता है इसमें कुछ और गुणा करके, एक कॉमन संख्या को अभाज्य संख्या के साथ गुणा कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, +3 +2 +10 ऐसा जोड़कर रख दिया जाता है। तो आप लोगों को पहले दृष्टि में दिखा कि ये 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो बिल्कुल आपका लॉजिक काम नहीं करने वाला। तो क्या होगा, पहला, संख्या आधारित में आपको किस पर अभाज्य अभाज्य से हिसाब से पूछा जा सकता है। अब बताइए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जो खुद से और
एक से बस भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपके दिमाग में कैसे भी करके लिख लेना है। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं को केवल पहचानते हो तब भी काम चल जाएगा। अब सबको भाग देकर तो नहीं देख सकते उस समय। अभाज्य आधारित आता है अलग करने में। दूसरा, अभाज्यों में, कॉपी में सब लिखते जाइए, अभाज्यों में +1 2 3, अभाज्यों में -1 2 3 कर दिया जाएगा। अभाज्यों में ही गुणा 1 2 3 डिवाइड 1 2 3, ये पैटर्न अभाज्य में बन सकते हैं। दूसरा जो होगा, इतना इस पेज में आ जाए, अभाज्यों के हिसाब से क्या ध्यान रखेंगे, संख्या के हिसाब से किसी का वर्ग होता है, वर्ग आधारित होता है, वर्गमूल होता है, इस पर आधारित होता है। वर्गमूल में +1 × 1 1 2 3 कुछ भी पैटर्न होता है। हर मामले में इतना कैलकुलेशन चलता है इसमें, तब आप फाइंड कर पाओगे और वैसा ही प्रश्न आएगा। और जो देखिए एग्जाम हॉल में आपको जब तक रीजनिंग के उत्तर प्रमाणित नहीं होते उत्तर नहीं लगाना, बोला कभी मत लगाना। आपसे नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा सा लग तो रहा है वाला बात नहीं हो, लगाना ही नहीं है। भले मैथ्स रीजनिंग छोड़ दीजिए उस समय, क्योंकि जो उत्तर आएगा वो आएगा मतलब वही सही होगा और सही ही होगा। जैसे उत्तर निकालते निकालते आपको 14 आ रहा है और ऑप्शन में 15 16 है, पास में तो है, तो कभी आंसर 14 15 के पैटर्न में कभी नहीं होता ये, है ना। पास है तो लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा होगा घन घन मूल बेस्ड, इसमें भी प्लस माइनस गुणा भाग किसी भी घनमूल या घन की संख्या में आगे पीछे होकर के जोड़ दिया जाता है। उसके बाद न्यूमेरिकल बहुत सारे हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा आता है, ये मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक। एक किस पैटर्न पे आधारित है, ये पैटर्न का ही प्रश्न आता है कई बार, श्रृंखला का प्रश्न है। कभी कभी ये इसको उठा करके अलग, इसको उठा करके अलग, श्रृंखला के हिसाब से आता है। कौन से अंक जो है इस पैटर्न पे नहीं है। अब मैंने सबको सिमिलर लिखा इसलिए, अब वो ये हो सकता है ए बी बी सी सी, उसके बाद ये किस पे जाएगा, अक्षर में ही जाएगा। श्रृंखला के आधार पर भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न दूं 2 4, फिर आपको समझ में आएगा कि आप कितना लॉजिक लगा पा रहे हैं, ठीक। कुछ पुस्तक से भी देता हूं और कुछ ढूंढ कर भी देता हूं। हेडिंग डालिए, अलग करना। उत्तर बताना है, जिसको आप जान गए उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया सोई। लिखने की जरूरत इसलिए है अब कि क्या है ये, हाँ आपका लॉजिक क्या है, क्यों सुई बोले हो आप। हाँ कुछ भी लॉजिक हो, चलो।
लेकिन सर वो पढ़ने में तो ये सुनी कि सर छोटा सा रहता है। हाँ, जल्दी जल्दी बताएंगे। है -1। अच्छा, चांदी में जंग नहीं लगता? ऐसा नहीं है, चांदी में जंग हरे परत की जंग लगती है। हम्म। अब बताना है पीतल क्यों सही है। गलत है। ये सभी धातुएं हैं, ये मिश्र धातु है। ठीक है, तो लग गया, लॉजिक पता चल रहा है आप लोगों का। वाह, तांबा के आभूषण बनते हैं तो चलो भाई, लॉजिक लगाइए। अब आएगा ना विषमता छांटना, तब विषमता छांटने के लिए जल्दी जल्दी बताएंगे। 2 दिन पढ़ाऊंगा मैं, 2 दिन बस, उससे ज्यादा समय नहीं दूंगा इसमें। हुँ? कमांडर वाले कौन है? आप लोग पूरा माइनस करवा के आएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि ये लगना वाली बात नहीं, निगेटिव मार्किंग है तो आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों लग रहा है, ये प्रश्न होना चाहिए आपको, ये क्यों है। और 99% भी श्योर हो मतलब वो पूरा गलत होगा। 1% भी आपके पास, हाँ, वो गलत तो 100% होगा ना, 99% श्योर हो तो। कमांडर, आप लोग इससे पदों को ही नहीं जानते तो खत्म, क्वेश्चन को छोड़ दो आगे। बात, तीसरा प्रश्न तो हो गया। ये कभी नहीं देखूंगा, ये भी दिमाग में रखेंगे, इस प्रश्न को मैं कभी नहीं देखूंगा। मुझे एक भी नहीं पता तो इसको ना देखना है ना। फिर क्या है, बार बार ना चारों ऑप्शन को पढ़ोगे दोस्ती हो जाता है किसी एक ऑप्शन में, जो आपका दिमाग चला गया फिर उसको आप ले ही लेंगे उत्तर। हो जा, बार बार पढ़ोगे तो। ये सभी जो है कमांडर को छोड़ करके थल सेना वाले पद होते हैं, पद नाम है ना। फिर वायुसेना, थल सेना। हम्म, नहीं आता है। है? वायुसेना। चलिए, हम्म, वो अलग पद, वो पद नाम अलग हो जाता। मैं लिखते जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी तो मैं कुछ चीजें ही लिख रहा हूँ, कैसे कर रहे हो आप लोग? हम्म? इसमें कहा, अच्छा नीचे वाले में, नीचे वाले में क्या होगा? सिर। ऊपर वाले में क्या होगा? हाँ, सभी एक एक होते हैं, कान दो हाँ, और इसमें
ये होगा जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं। ये सभी ज्ञान इंद्रियां हैं और सिर नहीं है। तो आपका जितना जीएस है कैसे। अरे भाई, ये दोनों विरोधाभास हो गए ना, एक ही अंग के हिस्से हो गए, तो फिर आपको वो लॉजिक हटाना ही पड़ेगा। मुंह का मतलब किसको बोलते हैं, मुंह बताइए। और वो यहाँ तक हिस्सा बता रहे हो, थोड़ा बता। कान कितने होते हैं? कौन सा? कौन होगा? क्यों है? हाँ, सूर्य। किस मामले में? ये तारा। अभी बेसिक से शुरू कर रहा हूँ ना, अभी ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। सिंपल बात है, आपने इसके बारे में क्या जानकारी है, बस। तो सीधा सीधा कनेक्शन जीएस से है। अब कितने सारे लिखूंगा मैं? चलिए बताएंगे। हम्म? हो सकता है, ऐसा है, लेकिन कौन से ब्लड ग्रुप नहीं पता। बी होगा। बताएंगे। नंबर भी डालना जरूरी है। 4 5 6 7 8 9 10। इसका बताएंगे जल्दी से। पेन कापी का उपयोग भी कर सकते हो। इसका 21। क्यों? आप देखिए लॉजिक किसमें लग रहा है, जो चीजें मैंने चर्चा की है वैसा आप लॉजिक लगा पा रहे हैं, है ना। तो कितने सारे चीजें हो सकती है, जो तरीके हो सकते हैं जिसको आप पहचान पाएंगे, उस पर ही जल्दी ध्यान देना है। +2 3 ये है, इसको बताइए। कौन सा? UI। बाकी का पैटर्न देखिए। सभी में कितने कितने का डिफरेंस है? +1 बाकी ये क्या है? 0 +4, है ना। +4 का अंतर है, ये लिखेंगे। एक 121। 11 का वर्ग क्या होता है? 225 का करें। ये व्यापम आप पूछा है ना।
चारों देखिए, चारों किसी ना किसी का, हाँ, अब जब चारों किसी ना किसी का वर्ग है तो आपको लॉजिक चेंज होना पड़ेगा, वही तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आपको ये लगेगा ये थोड़ा सा ये अलग टाइप का दिखने वाला काम ही नहीं है। लॉजिक चेंज करिए, दूसरा लॉजिक बताइए और उत्तर बताइए। हम्म। चलिए कुछ लॉजिक लगाएं। जो लॉजिक यहाँ प्रश्न में आया हुआ है वो लॉजिक में फिर चेंजेस है। 144 क्योंकि सभी सम है, ये किसका है, ये 12 का। 169 किसका है, 13 का। 121 किसका है, 11 का। 225 किसका है, 15 का। तो आपका लॉजिक ये भी हो सकता है कि ये तीनों विषम संख्याओं का वर्ग है और ये सम संख्या का वर्ग है। लेकिन जिस हिसाब से व्यापम ने उत्तर लिया है उसने ये किया है 144 बराबर 1+4+4 बराबर 9। 169 में 6 9 15 और 16। 121 में 1+2+1 कितना हो गया, 4। 225 में 2+2+4 कितना हो गया, 9। आया सबका वर्ग। फिर करिए किसका किसका वर्ग है। जब दो रूल्स, दो तरीके पता चल गए, ये तो इस तरीके ये वाला तरीका काम ही नहीं कर रहा है, दो तो सिमिलर हो गए ना। तो ऐसा ही कई तरीकों से आपको ये करना। एक ही बार ऐसा आ गया तो उत्तर होगा नहीं, और थोड़ा सा समय देना है, और इतना भी समय नहीं दे देना है कि बना रहे हो आ ही नहीं रहा है। अगर किसी का दो तरीका निकल गया तो प्रश्न हटा दिए जाते हैं, ये भी है ना। और दो तरीके मिल रहे हैं, उत्तर वही आ रहा है तो नहीं हटेगा, उत्तर में बदलाव नहीं होगा। हाँ, इसका उत्तर जो व्यापम लिया है, क्या लिया है भाई, 169 16। अब लिया है। इसको और सॉल्व किया गया है, और 1+6 दो है तो इसको 1+6 करके 7। ये पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ, आखिर हमने इसको जोड़ते गए हमने सब में प्लस प्लस करते आगे बढ़े हैं। इसका हमने प्लस उस अंक तक किया जब वो एक अंक हो जाए, और यहाँ तक हमने 16 को 16 नहीं रहने देंगे, इसको 7 करेंगे ना, 6 और 1 7। तो हम फिर उसके बाद तुलना करेंगे पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग, और ये तो वो जो प्रश्न देने वाला है उस तक पहुंचना जरूरी है। ये तो विलोपित हो जाएगा फिर, है ना। लेकिन आया हुआ है इसलिए मैं दिया हूँ, विलोपित है नहीं, नहीं पता। पहले हिसाब से, हाँ, आपने एक कागज में बना करके आपके तरीकों को बताना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो हट जाता है। तो इसमें अधिकतर विवाद होता ही है। आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हो अंक वाले में, बाकी ऐसे जगह वगैरह वाले में नहीं होगा। चलो एक और लिखेंगे प्रश्न। अदरक, कद्दू, हल्दी और आलू।
कद्दू का फल बोलो भाई। हाँ ठीक, ये सभी जमीन के अंदर निकलने वाले फल हैं, और कद्दू क्या है, बाहर वाला। ठीक, चलिए इस पर अब कल मैं थोड़ा सा कठिन प्रश्न लेवल में दूंगा।